अच्छा सर, कल की क्लास तक हमने ये सीख लिया था कि भाई अगर आपने एक्सपर्ट की फील्ड की अंडरस्टैंडिंग लेनी थी तो क्यों लेनी थी और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको समझनी थी। और मैंने आपको बखूबी बता दिया था कि भाई एक्सपर्ट की फील्ड की अंडरस्टैंडिंग आपको सरसरी तौर पे इसलिए चाहिए होती है कि भाई आप सबसे पहले तो एग्रीमेंट करेंगे। तो एग्रीमेंट में कुछ चीज़ें लिखेंगे ना कि भाई आपको क्या काम करना है। ये सारी चीज़ें तब लिख पाओगे जब तुम्हें पता होगा, उसकी फील्ड की हल्की फुल्की नॉलेज होगी। और फिर उसके काम को रिव्यू भी करना है, चेक भी करना है उन पैरामीटर्स के हिसाब से। तो मैंने आपको ये क्या बताया था कि भाई आप उसकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग के अंदर कुछ चीज़ें समझते हैं कि भाई आया कि जो काम वो करके देगा क्या उसकी फील्ड की रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज मेरे लिए ऑडिट के लिए रेलिवेंट है या नहीं है। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ मैंने आपको ये सिखाई थी कि क्या कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे, क्या कोई मॉडल्स अप्लाई होंगे जिसमें अजम्पशंस एंड एस्टिमेट्स होंगे। ये सारी चीज़ें। और आखिरी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि नेचर ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल डेटा, डेटा किस नौइयत का यूज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद आपने कहा था हाँ चलो हमें एक सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग मिल गई है और ये हमारे लिए एक बेस बनेंगी कि मैं उससे एग्रीमेंट कर पाऊँ। अब मैं करूँगा सर उससे एग्रीमेंट, अब मैं करूँगा सर क्या, एक्सपर्ट से एग्रीमेंट। अच्छा, एक्सपर्ट के अंदर जो एग्रीमेंट होगा यहाँ पर, तो उसमें सबसे पहले नेचर ऑफ वर्क, स्कोप ऑफ वर्क एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करूंगा। अब जरा बात समझिएगा भाई, जैसे मैं एग्रीमेंट करता हूँ मैनेजमेंट से तो मैं उसको बताता हूँ ना कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो भाई मैं उसको यहाँ पर उसको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। भाई आपने इंश्योरेंस लायबिलिटीज की वैल्यूएशन करनी है, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई आपने प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करनी है। जो भी एक्सपर्ट का काम है, लॉयर तो मैं बोलूंगा भाई आपको मुझे इस पे ओपिनियन देना है कि आपकी नज़र में ऐसे केस की मतलब आउटकम क्या हो सकती है। तो ये तो बात हो गई ऑब्जेक्टिव की। फिर हम बोलते हैं स्कोप ऑफ वर्क। भाई स्कोप में क्या क्या आता है, भाई स्कोप के अंदर क्या आप डिटेल्ड वर्किंग करेंगे, सर क्या आप जो मैनेजमेंट, इसको सही लिख लेते हैं, हमने कहा जो भाई मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है, सही है, उसके काम को रिव्यू करेंगे। तो स्कोप में क्या किया भाई, आपके स्कोप में क्या किया, वापस सुनिएगा सुनिएगा। मैंने कहा कि भाई अब आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली एक्सपर्ट की फील्ड की एक सही तौर के ऊपर। अब आप कह रहे हैं कि भाई अब मैं एक्सपर्ट से एग्रीमेंट में जाऊंगा। जब एक्सपर्ट से एग्रीमेंट कर रहे हो तो आप ये बताओगे ना भाई आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है। और स्कोप ऑफ वर्क में मैं आपको बताऊंगा भाई आपने इंश्योरेंस लायबिलिटीज की वैल्यूएशन करनी है, आपने क्या मुझे लीगल ओपिनियन देना है, व्हाट्सएवर उसको पैरामीटर्स बताऊंगा। और मुझे नो हाउ ऑलरेडी हो चुकी होगी। मैंने आपको ऊपर कहा था ना कि मैंने उस स्टैंडर्ड्स की भी अंडरस्टैंडिंग ली होंगी जिसके बेस पे वो मुझे ओपिनियन देगा। कौन देगा, एक्सपर्ट। एक ओपिनियन मतलब वो अपनी राय देगा मुझे, वो अपना कंक्लूजन बताएगा और फिर उस कंक्लूजन को देख के मैं बोलूंगा हाँ यार सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया। और फिर मैं कंपेयर करूंगा कि मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने जो उसको बोला था तो मैनेजमेंट ने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है। ये सारी चीजें तो आपको नहीं लगता कि नेचर ऑफ वर्क के अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि भाई आपने इस फ्रेमवर्क को फॉलो करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि भाई अगर एक एक जो मेरा एक्चुरियल है और वो इंश्योरेंस लायबिलिटीज की वैल्यूएशन करके देगा तो मैं बोलूंगा कि भाई आप कौन सा मेथड लगाएंगे। सर आप चेन लैडर मेथड लगाएंगे। अच्छा, ये मैं उसको क्यों लिख के दे रहा हूँ कि आप चेन लैडर मेथड लगाएंगे, भाई ये मैं उसको इसलिए लिख के दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग थी। मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की थी किस चीज़ की सर, उसकी रेलेवेंट फील्ड की। वो भी बोलेगा नहीं यार इस बंदे को पता है ये मुझे जो एग्रीमेंट करवा रहा है वो लिख के दे रहा है ताकि वो इस पैरामीटर से आउट ना हो। अगर कोई मेथड या अजम्पशंस या कोई मॉडल्स यूज होंगे वो भी लिख के दूंगा कि भाई आपके नेचर ऑफ वर्क में ये भी आएगा, आपने ये मॉडल्स यूज करने क्योंकि वो जनरली एक्सेप्टेड मॉडल्स हैं, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेस पे वैल्यूएशन होती है। तो ये सारी चीजें मैं उसको किस में बताऊंगा, एग्रीमेंट के अंदर, जिसके अंदर पहला नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क होगा। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद मैं एग्रीमेंट के अंदर एक और चीज करके दूंगा,
मैं सामने वाले को ये बोलूंगा कि भाई सही है। अब हम बात कर लेते हैं रिस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। आप किसकी बात कर रहे हैं? रिस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी भाई आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, मेरी जिम्मेदारियां क्या होंगी। तो आप मुझे एक बात बताएं, सिंपली मैं इसमें क्या बोलूंगा कि भाई जो आपकी जिम्मेदारी होगी, प्लीज सुनिएगा, उसमें क्या क्या आ सकता है। भाई आपकी जिम्मेदारियों में यह आ सकता है कि या तो आप डिटेल्ड रिव्यू करेंगे, सही है, और या तो सिर्फ जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है उसकी सिर्फ सिर्फ अजम्पशंस को रिव्यू करेंगे। बात समझिएगा भाई, डिटेल रिव्यू अजम्पशन रिव्यू में क्या फर्क है। भाई डिटेल रिव्यू का मतलब है कि एज इफ ये पूरा काम खुद से परफॉर्म करेगा, मैनेजमेंट से डेटा लेगा, उस पर रिकैलकुलेशन करेगा, पूरी कैलकुलेशन शुरू से बना के देगा। दूसरा क्या है सर? दूसरा ये होता है कि मैनेजमेंट की जो एक्सपर्ट की वर्किंग है ना, वो हम इस एक्सपर्ट को प्रोवाइड करेंगे और इस एक्सपर्ट को कहेंगे भाई साहब ये लो और तुम ये देख के बताओ अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से कि इस बंदे ने क्या, प्लीज सुनिएगा, इस बंदे ने क्या assumption सही लिए हैं जो जनरली एक्सेप्टेड हो, मॉडल सही लिए हैं जो जनरली एक्सेप्टेड हो। तो फिर यही काम मैं किसको कह रहा हूं सर? फिर यही काम मैं रिस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बताऊंगा उसको। बात क्लियर है? अच्छा, फिर एक और चीज, रिस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं ये भी लिख सकता हूं कि भाई आपकी डिस्कशंस होंगी किससे? मैनेजमेंट से। क्योंकि भाई अगर इसको कोई सवाल करना होगा तो किससे करेगा? मैनेजमेंट से करेगा। मैं बोलूंगा आपकी मीटिंग होगी एक्सपर्ट से। किससे? मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से। अगर आपको कोई क्यूरीज हो, कोई सवालात रेस करने हो तो आप डायरेक्ट कीजिएगा। ये बात क्लियर है? अच्छा, फिर मैं रिस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये भी लिखूंगा कि वी विल रिव्यू योर वर्किंग पेपर्स। वो कहेगा यार ये क्या मतलब? भाई अगर मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई आप मेरे लिए काम कर रहे हैं तो मैं देखूंगा कि आपने वो काम किस तरीके से किया, तभी तो मैं ये तय कर पाऊंगा कि क्या उसका काम मेरे लायक है भी या नहीं है। सर ये तो आपने पहले ही देख लिया था ना, आपने उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और सब ऑब्जेक्टिविटी देखी थी। अब उसने वाकई में उस हिसाब से जो मेरा अंदाजा था काम किया, उसको चेक तो करूंगा ना। वो एग्रीमेंट में तय कर रहा हूँ आज, एग्रीमेंट में लिख रहा हूँ आज कि भाई सही है, हम आपका काम रिव्यू करेंगे, बाद में नहीं मुकरना। और फिर हम, क्योंकि हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं डॉक्यूमेंट्स की रिटेंशन की, प्लीज सुनिएगा, डॉक्यूमेंट्स की रिटेंशन की, तो मैं उससे आज एग्री करूंगा टेन्योर कि रिस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके ये जो वर्किंग पेपर आप इस टाइम फ्रेम के लिए रिटेन करेंगे, उसके बाद गायब हो जाए कोई मसले वाली बात नहीं है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने का एक क्राइटेरिया होता है, एक टाइम होता है, तो उसके हिसाब से आपने रखना है। अगर लेट से वो 10 साल है तो 10 साल के लिए मुझे वो डॉक्यूमेंटेशन प्रिजर्व करनी होगी। और फिर यहाँ पर मैं एक और चीज़ करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई मैं जो आपकी रिपोर्ट है, यानी एक्सपर्ट की रिपोर्ट, सही है, वो यूज़ कर सकता हूँ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपर्ट साहब जो आपकी रिपोर्ट आई है मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, उसका रेफरेंस दे सकता हूँ अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, इफ आई विल मॉडिफाई रिपोर्ट। सही वाली बात नहीं समझ आई। भाई मैं कह रहा हूं कि उसने एक ओपिनियन दिया अपना, उसने बोला मेरे हिसाब से एक्चुअल वैल्यूएशन ये होनी चाहिए, प्रॉपर्टी की वैल्यू ये होनी चाहिए, ओपिनियन में मेरे हिसाब से चांसेस प्रोबेबल हैं कि आउटफ्लो होगा, तो मुझे रिकॉर्ड करवानी है। उन्होंने डिस्क्लोज की हुई, तो ये तो मिस स्टेटमेंट हो गई। कैसे पता लगा? एक्सपर्ट ने बताया। अब मेरा उसमें एक इख्तलाफ है, मेरे हिसाब से वो चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, मैनेजमेंट ने उसको क्या किया हुआ है, डिस्क्लोज किया हुआ है। तो अब जब मैं अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करूंगा तो बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन आता है। तो बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में आप वजूहात बताते हो ना कि क्या वो वजह थी जिसके बिना पर मैं इस ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहा हूं, तो वहां पे आपको उसका नाम यूज करना होगा कि भाई एक्सपर्ट से मैंने वैल्यूएशन कराई थी और एक्सपर्ट ने ये बताया था, एंड इफ दिस वुड हैव बीन डन लाइक दैट वे, यानी अगर वो ये सही हो जाता
तो इतने से मेरा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, इतने से एक्सपेंस बढ़ जाता है, इतने से लाइबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये हम इम्पैक्ट्स बताते हैं ना, तो इम्पैक्ट्स बताने के लिए आपको वजह बतानी होगी क्या था। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं आपको रेफर करूंगा अपनी रिपोर्ट के अंदर, आपकी रिपोर्ट का रेफरेंस दूंगा अपनी रिपोर्ट के अंदर, तो इससे आपको कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। तो ये तो हो गया सर रिस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि आप क्या करेंगे हम क्या करेंगे। सर फिर इसके बाद वो कहता ही है कि भाई आप टाइमलाइन डिसाइड करें, क्योंकि क्लाइंट को भी तो डिलीवर करना है ना, उसके पास भी तो कुछ टाइम है ना कि वो एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट करेगा। तो टाइमलाइन डिसाइड करें, आप उससे पूछें कि भाई टाइमलाइन के अंदर आप कब कब मुझे कौन कौन से डिलीवरेबल देंगे, यानी आप अपनी रिस्क असेसमेंट करके मुझे दे देंगे, आपने किस टाइम फ्रेम पे मुझे ड्राफ्ट रिपोर्ट देनी है, किस टाइम फ्रेम पे मुझे फाइनल रिपोर्ट देंगे, आप ये लिख लें। हम कब रिव्यू आपका करेंगे, किस किस फ्रेमवर्क पे रिव्यू करेंगे, ताकि चीज़ें स्मूथ चलें। क्योंकि वंस चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं ना, तो वो एक स्ट्रीमलाइन पैटर्न पे चलती हैं। यहाँ पर हम ये भी बात सुनिएगा, यहाँ पर हम ये भी तय करेंगे कि कॉन्टैक्ट पर्सन कौन होगा। भाई ये होता है ना कि इतनी बड़ी फर्म है हमारी और इतनी बड़ी सामने वाले की भी फर्म होगी एक्सपर्ट की, तो हम ये तो बताएंगे ना कॉन्टैक्ट पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की यहाँ पे लिख भी देते हैं प्रॉपर सर, कम्युनिकेशन की टाइमलाइन डिसाइड होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके अंदर ये भी हम बताएंगे कि अगर लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर लेट से आपको कोई दुश्वारी आती है, यानी स्कोप लिमिटेशन आती है और मैनेजमेंट आपको मना करती है किसी चीज़ का, तो वो भी आप टाइमली बताएंगे और इस बंदे को बताएंगे, इस रिपोर्टिंग लाइन के तहत बताएंगे, ईमेल करेंगे व्हाट्सएवर, ये भी हम बताएंगे। और फिर हम ये भी लिखेंगे कम्युनिकेशन के पैटर्न के अंदर कि अगर 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 आपका कोई बीच में आपको ऑब्जेक्टिविटी पे थ्रेट दिखता है, यानी लेट से आपको बाद में पता लगा कि अपनी आपकी वाइफ ने शेयर्स खरीदे हुए थे और आपको ये सब्सिक्वेंटली पता लगा है, तो जाहिर सी बात है क्लोज फैमिली मेंबर ने आपके शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो आप तो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस होंगे उससे। तो अगर आपका एक इन्फ्लुएंस आ रहा है तो आपकी जजमेंट में बायस आ सकती है, तो वो भी आप प्रॉपरली हमें कम्युनिकेट करेंगे, ताकि हम आपको सजेस्ट करें कि भाई आप कुछ एक्शंस लें जिसकी वजह से ये जो थ्रेड है ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर थ्रेड का मतलब क्या है कि भाई मैं ऑब्जेक्टिवली काम कर रहा था, उसके ऊपर थ्रेड आ गया किस चीज का, बायसनेस का, कि भाई अब मैं ऑब्जेक्टिवली काम नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अपना पर्सनल मफाद आ गया फैमिली मेंबर की वजह से, तो ये भी मैं डॉक्यूमेंट करवा लूंगा। और फिर सर आखिरी चीज वो कहता है एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी। एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी सर इसका क्या मतलब है भाई, हम उसको कहेंगे कि भाई आपने ये जो डेटा है ना जो आपके पास आ रहा है इंश्योरेंस कंपनी का, क्योंकि लेट से इंश्योरेंस कंपनी का डेटा पूरा उसके पास जाएगा ना, इसके ऊपर वो कैलकुलेशंस करेगा, तो आपने यही डेटा किसी और इंश्योरेंस कंपनी को नहीं दे देना ताकि कस्टमर बेस आउट हो जाए। आपने कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है। इवन आपने ये भी नहीं बताना कि इस कंपनी के इंश्योरेंस की जो लाइबिलिटी के रिजर्व जो हमने बनाए हैं वो कितने के बने, कितनी अमाउंट के बने। यू नीड टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि अगर वो ब्रीच करेगा, लेट से उसने बता दिया किसी को, कॉम्पिटिटर को या किसी बाहर वाले बंदे को कि भाई इस बार लाइबिलिटी की अमाउंट ज़्यादा है, तो लाइबिलिटी की अमाउंट ज़्यादा है तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट्स पे क्या आएगी, हिट आएगी, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो हमें उससे कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट करना है कि जैसे हम कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखते हैं, अपने क्लाइंट की कोई इन्फॉर्मेशन कहीं बाहर डिस्क्लोज नहीं करते, तो वैसे आपने भी इसी इन्फॉर्मेशन की इज्जत करनी है। तो ये आप उससे लिखवा लेंगे कि यू नीड टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, ताकि इधर उधर डेटा ना हो। हम उसको ये भी कहेंगे कि आप ये डेटा अपने पर्सनल मफाद के लिए यूज़ नहीं कर सकते, अपने पर्सनल मफाद के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आपको बस जो डेटा दिया गया उस पर आप काम करके दैट्स इट, बस वो काम है। आपने इस डेटा को अपने पर्सनल मफाद के लिए यूज़ नहीं करना। बात क्लियर है? तो सर आए रीड कर लेते हैं कि ये किस तरीके से इसमें क्या क्या आता है, और बड़ा ये स्पीड में निकलेगा क्योंकि मैंने ऊपर आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। वो बोलता ही है द ऑडिटर शेल एग्री इन राइटिंग व्हेन अप्रोप्रिएट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स विद द ऑडिटर्स एक्सपर्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर एक्सटर्नल एक्सपर्ट, कि भाई क्या क्या काम करेगा वो, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स वर्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मटीरियलिटी एंड रिस्क कंसिडरेशन। हम उसको बताएंगे कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क क्या, आपने ये करना है और ये हमारे लिए इतना मटेरियल है, तो उसको ओवरऑल मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट भी देना है। आगे एनी रेलिवेंट
टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो मैंने आपको बताया कि भाई किस स्टैंडर्ड के तहत काम करेगा। assumptions एंड मेथड्स इंक्लूडिंग मॉडल्स, ये भी बात बताइए, और इफेक्टिव डेट और वेयर एप्लीकेबल टेस्टिंग पीरियड, यानी किस फ्रेमवर्क पर आप काम करेंगे, तो उसका एक स्कोप डिफाइन हो गया। आगे अच्छा जी सर, रिस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिटेल टेस्टिंग करेगा सोर्स डेटा की या रिव्यू करेगा, वो सारी बातें। कंसेंट फॉर द ऑडिटर टू डिस्कस द ऑडिटर एक्सपर्ट्स फाइंडिंग और कंक्लूजन विद द एंटिटी एंड अदर्स, यानी मैं आज उससे एक कंसेंट ले रहा हूँ, एक एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि भाई मैं आपकी जो फाइंडिंग्स है ना वो मैनेजमेंट से डिस्कस करूंगा, तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ द ऑडिटर एक्सटर्नल वर्क पेपर्स, यानी वही वाली बात जो मैंने ऊपर बताया कि हम आपके काम का रिव्यू करेंगे। ऑडिटर्स एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स एक्सेस टू एंटिटीज रिकॉर्ड, यानी मैं आपको अलाउ करवाऊंगा कि भाई आप एंटिटी के रिकॉर्ड्स पे जाके एक्सेस कर सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई पूछना हो, कोई चीज़ देखनी हो, तो आपको अलाउड हो। प्रोसीजर फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑडिटर एक्सटर्नल एक्सपर्ट एंड द एंटिटी, यानी मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से सामने वाली एंटिटी से मुखातिब होना है, क्या फॉर्म ऑफ चैनल होगा, क्या कम्युनिकेशन चैनल होगा, किस बंदे से मिलेंगे, सारी चीज़ें। ओनरशिप कंट्रोल ऑफ वर्किंग पेपर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एंगेजमेंट इंक्लूडिंग एनी फाइल रिटेंशन रिक्वायरमेंट्स, यानी ये सारी बातें मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, और ये आपके लिए मैंने यहाँ पे जॉट डाउन करती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग। क्लियर है? आगे सर, फिर मैंने कहा नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। मेथड एंड फ्रीक्वेंसी, हाउ द ऑडिटर एक्सटर्नल एक्सपर्ट फाइंडिंग्स और कंक्लूजन विल बी रिपोर्टेड, किस तरीके से, क्या फॉर्म मीडियम होगा, जो भी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक पर्सन विद इन द एंगेजमेंट टीम हु विल लाइज विद द ऑडिटर एक्सटर्नल, यानी आप अपना बंदा बता दो जो उनसे कॉन्टैक्ट कर रहा होगा। When the auditor's external expert will complete the work and report the finding, यानी कब तक काम होगा, टाइम फ्रेम बता दो। ऑडिटर एक्सटर्नल एक्सपर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट प्रॉम्प्टली, अगर कोई ऐसी चीज आती है। एनी पोटेंशियल डिले इन कंप्लीटिंग द वर्क, अगर कोई बीच में बंदिश आती है तो वो भी बता दें कि भाई डिले आ रहा है। ऑडिटर एक्सटर्नल एक्सपर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट प्रॉम्प्टली इंस्टांसेस इन विच एंटिटी रजिस्ट्री, यानी अगर एंटिटी ने कोई स्कोप लिमिटेशन लगा दी है तो वो भी हमें बता दे। और सर द ऑडिटर्स एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट सर्कमस्टेंसेस दैट में क्रिएट थ्रेट्स टू दी एक्सपर्ट्स इंडिपेंडेंस, वही वाली बात ऑब्जेक्टिविटी पे। ये सारी बातें मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, और आपने केयरफुली सुनी है, आपने बस उसको एक दिमाग में नक्श कर लेना है कि ये बातें हैं। वो आपसे ये पूछ सकता है सवाल में, एक थियोरेटिकल सवाल आ सकता है। सीए फाइनल का बच्चा तो खैर ऐसी बात है, अगर सीए फाइनल वाले लेक्चर देख रहे हैं तो वो सिंपली खोलेंगे, एजाजा पे जाएंगे 620 के ऊपर और सीधे सीधे छाप लेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू कैफ, तो आप लोगों ने ये दिमाग में फिक्स करना है, क्योंकि वो आपसे सवाल में ये पूछ सकता है कि भाई आप एक्सपर्ट से एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। या तो वो एग्रीमेंट दे देगा, बोलेगा इसमें देखो क्या चीज़ मिसिंग है, तो अगर मेमोराइज होगा तो ही ये कर पाओगे, अदरवाइज ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आगे फिर हमने कहा सर, नीड फॉर द ऑडिटर्स एक्सपर्ट टू ऑब्जर्व द कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट्स, ऑडिटर एक्सपर्ट को हम कहेंगे भाई तुम्हें कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोविजन ऑफ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स दैट अप्लाई टू द ऑडिटर, यानी जो मुझ पे कॉन्फिडेंशियलिटी अप्लाई होती है वही आप पे होती है। वही मैंने आपको बात कही कि आप इस चीज़ को अपने पर्सनल मफाद के लिए यूज़ नहीं करेंगे, किसी और को नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स दैट में बी इम्पोज बाय लॉ रेगुलेशन, अगर लॉ रेगुलेशन भी कहता है कि कुछ ये भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना है तो वो भी फॉलो होंगी। स्पेसिफिक कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोविजन रिक्वेस्टेड बाय द एंटिटी, यानी अगर एंटिटी कह रही है कि सही है भाई आप एक्सपर्ट को अपॉइंट कर रहे हैं, तो आप उससे ये भी अपने एग्रीमेंट में लिखवाएं, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है उसको, तो सही हम डाल देंगे एग्रीमेंट के अंदर। बात क्लियर है? तो सर अब तक हमें ये समझ आया, कि भाई हम जब किसी भी एक्सपर्ट को अपॉइंट करने का सोचते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसका स्कोप ये है कि आप जाते ही इस तरफ तब जब कोई एक्सपर्टीज़ हो ऐसी जो कि ऑडिटिंग और अकाउंटिंग से हट कर हो। आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये भी हमने देख लिया। आप ये नहीं कह सकते कि उसने काम किया था, भाई आपने ओन करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर इसके बाद ये चीज़ होती है, आप ये देखते हैं क्या वेदर मैं किसी एक्सपर्ट का काम यूज़ करूँ या ना करूँ, उसके कुछ फैक्टर्स थे। वंस यू डिटरमाइन दैट येस आई हैव टू यूज़ द ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क, देन यू नीड टू डिटरमाइन कि भाई क्या सामने वाला कॉम्पिटेंट, केपेबल और ऑब्जेक्टिवली काम करेगा।
इस पैरामीटर को पार करते हो तो आप कहते हो सही है भाई, अब मुझे यूज़ करना है, कॉम्पिटेंट भी है, केपेबल भी है, उसकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग लो। क्यों लो? क्योंकि एग्रीमेंट करना होता है। अब जब एग्रीमेंट सिखा दिया और एग्रीमेंट में क्या क्या आता है, इसके बाद बच्चों हम ये देखेंगे कि अब जब एग्रीमेंट हो गया और वो काम कर लेगा तो उसके काम को रिव्यू कैसे करना है। तो सर अगली क्लास में ये देख लेते हैं कि उसके काम को रिव्यू करने का तरीकाकार क्या होगा। और फिर बता दूं, उसके काम के करने के तरीकाकार के बाद दो नतीजे निकलेंगे, या तो काम सही होगा या तो काम में मसला होगा। तो काम सही होगा तो क्या करेंगे, काम में मसला होगा तो क्या करेंगे, दोनों चीज़ें देख लेते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।